भविष्य की कुंजी ब्रैड डी हेवन भाग 2। 21वीं शताब्दी में प्रतिभा के सर्वाधिक शक्तिशाली रूपों में एक रूप उद्यमशील प्रतिभा का होगा। डॉन सॉलिवन। बुद्धिमत्ता बनाम वृहद 3। भविष्य की कुंजी कैरियर से संबंधित सभी पुरानी परिपाटियों का विरोध कर उनका खात्मा करती है। आपका कैरियर कमाने की क्षमता और ज़िंदगी में मिली सफलता से आपको परीक्षा में मिले अंक, बुद्धिमत्ता या मेरे मामले में मेरे हाई स्कूल के मार्गदर्शक की टिप्पणी सबसे अच्छा अनुभव का कोई संबंध नहीं है। अपनी पुस्तक हाउ द वेस्ट गेट बेटर में डॉन सॉल्विन ने लिखा है, प्रतिभा के कई रूप होते हैं। जब अधिकांश लोग प्रतिभा शब्द के बारे में सोचते हैं तो वे बुद्धिमत्ता पर ही नज़र केंद्रित करते हैं। ऐसी बुद्धिमत्ता जो प्रतिभा का आकलन तर्क की कसौटी से करती है। हालांकि प्रतिभा के कई ऐसे रूप भी हैं जिनका आकलन बुद्धिमत्ता से नहीं किया जा सकता, जैसे समवयस्क, संगीतमय, संवेदात्मक, अंतर्वैयक्तिक, आंसू कवि और ऐसे ही कई अन्य। 21वीं सदी में प्रतिभा का सर्वाधिक शक्तिशाली रूप उद्यमी प्रतिभा का होगा। जरा सोचिए, यदि हमारे कमाने की योग्यता का निर्धारण हमारी बुद्धिमत्ता या बौद्धिक प्रतिभा से किया जाए तो क्या कॉलेज के प्रोफेसर और रॉकेट वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा अमीर ना होते? वास्तव में यह इसके ठीक विपरीत है। मैंने अधिकांशतः यह पाया है कि बौद्धिक स्तर के विद्यार्थी अक्सर सी स्तर के बच्चों के लिए काम करते हैं। मेरी गणित की परीक्षा का वह विद्यार्थी जो सबसे अधिक होशियार था, वह आज चिट्ठी मेल लाने ले जाने का कार्य करता है। अतः ऐसा क्यों होता है कि सामान्य प्रतिभा वाले लोग शारीरिक और बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाते हैं? क्या आपको ईसप की नीति कथाओं में कछुए और खरगोश की कथा याद है? खरगोश कछुए से ज़्यादा तेज भाग सकता था, किंतु फिर भी कछुआ जीत गया क्योंकि वह अपनी पूरी शक्ति से चलता रहा, रुका नहीं। कभी कभी सामान्य प्रतिभा के लोग उत्प्रेरित होकर अति विशिष्ट प्रतिभा के लोगों से कहीं अधिक कठिन और लंबे समय तक काम करते हैं। कछुआ धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ता ही गया, जबकि खरगोश व्यर्थ में समय गंवाता रहा। कहानी से क्या सीख मिलती है? दौड़ हमेशा तेजी से दौड़ने वाले ही नहीं जीतते और ना ही तो उपलब्धियां या सफलताएं हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो कार्यकुशल और उच्च बुद्धिमत्ता वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में, दूसरों से बिल्कुल भिन्न, अलग तरीके से हाजिर जवाब और सुव्यवस्थित होना ही मायने रखता है। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं भी कछुए की तरह औसत दर्जे का था। कोई भी मुझे असाधारण या विशेष प्रतिभा वाला बालक नहीं कह सकता था। स्कूल में मुझे सिर्फ इसलिए अच्छे मार्क्स मिलते थे कि मैं कछुए की तरह हमेशा अधिक से अधिक पढ़ाई करने का वक्त निकाल लेता था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मालूम था कि मुझे अन्य मित्रों से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी बुद्धिमत्ता उच्च दर्जे की नहीं थी और चूँकि मॉम और पॉप छात्रवृत्ति मुझे हासिल नहीं थी, अतः कॉलेज की शिक्षा का अधिकांश खर्चा मैंने रेस्टोरेंट में रात की शिफ्ट में काम करके निकाला। मुझे ऐसे कई दौर याद आए हैं जब मेरे मित्र पार्टियों का आनंद उठा रहे थे और मैं असली दुनिया में उतरकर जीवन जीने के तरीके सीख रहा था। मैं कभी भी बहुत बड़ा निशानेबाज नहीं रहा। हाँ, मैं उस छोटे से निशानेबाज की तरह रहा जो लगातार शूटिंग करता रहा। मैंने ऐसे बहुत से छोटे निशाने देखे हैं जो अपनी सीमाओं और शर्तों से बाहर जाकर लगते हैं, किंतु वे जो शक्ल सूरत में अच्छे और अच्छी बुद्धिमत्ता वाले होते हैं, अक्सर औसत दर्जे से होकर रह जाते हैं। लोग क्या कर सकते हैं वह हमें विस्मित कर सकता है, किंतु वे असल में क्या करेंगे वह निराशापूर्ण भी हो सकता है। यह बिल्कुल मेरे डॉन मित्र की कहानी जैसा है। उसके पास सब कुछ था। वह हाई स्कूल में सबसे अच्छा विद्यार्थी था,
जिसके पास प्रतिशिक्षित विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति भी थी। जहाँ तक क्षमता की बात है, वो अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा कभी भी मनवा सकता था। अच्छी शकल, बातचीत का अच्छा ढंग, ढेर सारा आकर्षण, किंतु आज वह अपने करियर में दुखी है। हाल में उसकी दूसरी शादी भी टूट गई और अभी तक वह ज़िंदगी में अपना सही मुकाम हासिल नहीं कर पाया है। इसकी तुलना मैं मेरा दोस्त पेड्रो से करता हूँ। सारी परिस्थितियाँ उसके विरुद्ध रहीं। उसका जन्म मेक्सिको में हुआ था और उसके माता पिता द्वारा अमेरिका लाए जाने से पहले उनके दिन नितांत गरीबी में ही गुजरे। कैंडी स्टोर में खड़े एक बच्चे की तरह उसने अपने चारों तरफ अवसरों का अंबार दिखता था। उसने एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करते हुए तब तक अत्यंत सावधानीपूर्वक पैसे बचाए जब तक अपनी पहली कार नहीं खरीद ली। थोड़े से पैसों के साथ उसने अपने दोस्तों को कार बेचने और ख़रीदने का काम शुरू किया और हर बिक्री पर थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाने लगा। फिर कार लाट खरीदकर उसने अपने व्यवसाय को काफ़ी बढ़ा लिया। आज पेड्रो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और ऑटोमोबाइल डीलरशिप के व्यवसाय में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर रहा है। वह एक छोटा निशाना था जो लक्ष्य पर लगता रहा। तो फिर यदि दिमाग सफलता की कुंजी नहीं है तो क्या है? मैं उन्हें बिग 3 का नाम देता हूँ। भावनात्मक बुद्धि EQ, वित्तीय बुद्धि FQ और संबंधात्मक बुद्धि RQ। निसंदेह इन तीनों पर आपकी पकड़ भविष्य में आपकी कमाने की क्षमता को घटा या बढ़ा भी सकती है। खराब बात तो यह है कि वृहद 3 के बारे में आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं जा सकता है। आपको यह योग्यता वास्तविक जीवन के अपने और दूसरों के अनुभवों से कठिन परिश्रम करके सीखनी पड़ती है। कार्यकुशलता ना कि सैद्धांतिक चीज़ें आपको धनवान बनाएंगी। अच्छी बात यह है कि IQ के ठीक विपरीत वृहद 3 किसी के द्वारा भी सीखी जा सकती है। स्कूल बनाम शिक्षा। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो मैं इस बात से प्रभावित नहीं होता हूँ कि किसने कितनी कॉलेज शिक्षा प्राप्त की है। बहुत से मेरे धनवान मित्र ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं की है। वास्तव में वे सभी अच्छी कंपनियों में हैं। बिल गेट्स, माइकल डेल, स्टीव जॉब्स और टेड टर्नर, ये सभी स्कूल की शिक्षा आधे में ही छोड़ने वाले व्यक्ति हैं। पहले के उद्यमी जैसे थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड, उन्होंने भी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की थी, परंतु फिर भी हजारों नौजवान अमेरिकन हर वर्ष देश की सबसे अच्छी संस्थाओं में एक हाथ में स्नातक होने की डिग्री और मन में यह भ्रम लेकर ऐसे बाहर निकलते हैं मानो उन्हें सफल करियर की गारंटी मिल गई हो। उनमें से अधिकांश को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं होती कि उन्हें आगे आकर ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिनके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और जो अपने करियर में जम चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि चुनौतियों का हल केवल और अधिक शिक्षा प्राप्त करना है। जाग जाइए, औद्योगिक ज़माना लद चुका है। आज का समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है और आज विश्व का हर कामगार यह महसूस करने लगा है कि व्यक्ति की भावनात्मक, वित्तीय और संबंधात्मक बुद्धिमत्ता ही असल में मायने रखती है और कुछ भी नहीं। अब मुझे गलत मत समझिए, मैं कॉलेज की शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं सिर्फ यह सोचता हूँ कि विश्वविद्यालय के डिप्लोमा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्या आप आर्थिक वैचारिकता या गरीबी प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी दक्षता विकसित करना चाहते हैं? मैंने जो पाया वह इस प्रकार है। मेरी विश्वविद्यालय शिक्षा ने मुझे कामगारों के नैतिक मूल्यों और कैसे विक्रय कर्मचारियां बनाए जाएं उसके बारे में सिखाया। इसके विपरीत मेरे अमीर मित्रों को अपनी शिक्षा और अनुभव प्राप्ति के लिए वास्तविक जगत सबसे सही जगह लगी और वास्तव में मेरे भीतर के साहसिक पहलू को पूरा दिन क्लास में बैठकर सीखने के बजाय बाहरी दुनिया में बिखरे पड़े जोखिम का आनंद उठाना
ज़्यादा अच्छा लगा। वैज्ञानिक आपको यह बताएंगे तो बुद्धिमत्ता आपको जन्म से ही प्राप्त हो जाती और आप चाहें जितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लें यह केवल थोड़ी ही बढ़ती है। ऐसी किसी भी बात से आप अपने आप को निराश ना होने दें। विचार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। भविष्य के बाजार में वृहद 3 ना कि बुद्धिमत्ता का आकलन होगा। आप सभी इस वक्त से इस पाठ को पढ़कर और इसमें बताई गई दक्षताओं और सिद्धांतों का प्रयोग करके अपनी नैतिक मूल्यों को बढ़ाने की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने भविष्य की कुंजी को विकसित करने की पहली वचनबद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ। ओह! ये भावनाएं, विजय का आवेश, प्यार का उद्वेग, साहसिक कार्य की उत्तेजना, क्या ये सब वे नहीं हैं जो जीवन को शानदार बनाती हैं? किंतु तब क्या, जब जीवन में सहसा उथल-पुथल शुरू हो जाती है, क्या आप संयम खोकर अनियंत्रित हो उठते हैं या फिर शांतचित्त रहते हैं? भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों का सामना बुद्धिमानी और बहादुरी से करके आगे बढ़ने का संदेश देती है। हमारी सफलता इसी बात में निहित है कि हम अपने व्यवहार को कितना संयमित कर पाते हैं। अभी आप चाहें जैसा भी कार्य कर रहे हों, आपकी विक्रेता एक कर्मचारी या व्यवसायी के रूप में आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कसौटी द्वारा ही परखी जाएगी। पहले विशेषण विचार व भावना को अलग अलग एक दूसरे के विपरीत रूप में देखते हैं। जब एक तरफ तर्क तो दूसरी तरफ आवेश, भावनाओं को अघोषित, बेकार और अपरिपक्व समझा जाता था। आज आधुनिक शोध ने इस विचार को नकार दिया है और यह पाया है कि हमारी बुद्धिमत्ता के संपूर्ण विकास के लिए यह जरूरी है कि हमारे अंदर अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को जांचने की योग्यता हो, उनको अलग अलग ढंग से परखने की क्षमता हो और इस तरह इस ताकत व जानकारी का प्रयोग हम अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा निर्देशित करने में कर सकते हैं। अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन ने कहा है कि हमारी भावनाएं हमारे विचार, निर्णय क्षमता और वैयक्तिक सफलता में उनसे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जितना साधारणतया लोग सोचते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को परिभाषित करते हुए यह कहना है कि यह एक ऐसी दक्षता है जिसे आप IQ यानी बुद्धिमत्ता से नहीं माप सकते। यह कई दक्षताओं का मिला जुला सार है जिसमें अपने आवेगों पर नियंत्रण रखना, स्वप्रेरित होना, परानुभूति रखना व सामाजिक दक्षता शामिल है। गोलमैन बुद्धिमत्ता को कम करके आंकते हैं और कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता को लेकर हमारे विचार बहुत संकीर्ण हैं। हम ऐसे बहुत सी योग्यताओं की उपेक्षा कर देते हैं जो हमारे जीवन को सफल बनाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने अपनी शिक्षा में स्कूली शिक्षण को कभी हस्तक्षेप नहीं करने दिया। मार्क ट्वेन। एक फुटबॉल शिक्षक के घर में पलते बढ़ते हुए मैंने अक्सर अपने पिता और दूसरे अन्य शिक्षकों व योग्य स्काउट्स की फ़ोन पर होने वाली बातचीतों को सुना है। वे कई बार खिलाड़ी के लिए आवश्यक गुणों के बारे में विचार करते थे और उनमें से एक गुण था भावनात्मक कठोरता। वे यह जानना चाहते थे कि मैदान के अंदर व बाहर चुनौतियों के बावजूद भी क्या एक व्यक्ति मानसिक रूप से कठोर रहकर कार्य निष्पादित कर सकता है और क्या वह व्यावसायिक रूप से शिक्षण व निर्देशन ले सकता है। मैंने बहुत पहले ही अपने पिता से यह सीख लिया था कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सामने शारीरिक शक्ति, गति और दक्षता का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसी है? क्या आपने अपने आप को कभी ऐसी बातचीत में घिरा पाया है जहाँ किसी ने आपकी तीखी आलोचना या आपके विचारों को चुनौती दी हो? आपकी भावनाओं का क्या हाल था? क्या वे उतनी उबाल पर थीं? आपकी बुद्धिमत्ता कहाँ गई? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये काफ़ी नीचे पहुँच चुकी होती है। जब आपने अपने चारों तरफ से घिरा पाया और घबराया
अपने आप को घबराया पाया तो क्या उस क्षण आप प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर दे रहे थे? ये वही क्षण थे जब आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है। मेरे 4 वर्षीय ब्रॉडी ने अपने हाल में यह पाठ अच्छी तरह से सीखा जब मैं और मेरी पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ फिजी और ऑस्ट्रेलिया भ्रमण के लिए पासपोर्ट बनवाने गए थे। इस वर्ष गर्मी जल्दी आ गई थी। मई महीने में 105 डिग्री की गर्मी थी। इस भयंकर गर्मी को हमने तब महसूस किया जब हम अपनी वातानुकूलित कार एसयूवी से बाहर निकले। जब हम कार से उतरकर पार्किंग स्थल की तरफ जा रहे थे तो ब्रॉडी ने गर्मी के बारे में शिकायत करनी शुरू कर दी। बिना एक भी क्षण गंवाए मेरी 5 साल की राजकुमारी तुरंत ब्रॉडी की तरफ मुड़ी और बोली, शिकायत करना बंद करो, जीवन आसान नहीं है। एक पिता के रूप में यह मेरा सबसे गर्वीला क्षण था। मैं मुस्कुराया और मैंने सोचा, हाँ, मेरे बच्चे भावनात्मक रूप से कठोर होना सीख रहे हैं। कई वर्षों तक मुझे व्यवसाय मालिकों और मेरे उद्योग में भागीदार लोगों के व्यक्तिगत कोच होने का सौभाग्य मिला। उनके साथ आमने-सामने बैठकर उनके करियर में सहायक बातों पर विचार करते हुए, अनेक युक्तियों पर बहस करते हुए मैं कई बार यह सोचकर तनाव से भर जाता था कि आखिरकार मैं उन्हें क्या सलाह दूँ। मुझे मालूम था कि वे सफल होने के लिए आवश्यक सभी कार्य कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होना चाहिए वैसा परिणाम उन्हें मिल नहीं पा रहा था। असफलताएँ क्यों और कहाँ हो रही थी? समस्या क्या थी? वे सभी ज़रूरी संपर्क रख रहे थे और सही कार्रवाई कर रहे थे, किंतु औसत दर्जे के परिणाम निराशाजनक थे। वे सप्ताह में किसी भी दिन मुझसे बेहतरीन कार्य करके दिखा सकते थे, परंतु पता नहीं क्यों लड़खड़ा रहे थे। ऐसा क्या था? मैंने जो पाया वो था, वे बातें ज़्यादा करते थे और सुनते कम थे। वे मशीन की तरह यंत्रवत सब कार्य तो करते थे, किंतु एक साधारण सी मुस्कुराहट के जादू से अनभिज्ञ थे। उनके पास क्षमता थी, किंतु आवेश नहीं था। यदि उनसे प्रश्न पूछा जाता तो वे लोगों से बात या तर्क करते। यदि लोग हिचकिचाते तो वे उनसे कड़ाई से पेश आते और अगर कोई रुचि दिखाता तो वे बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते। ये सब कुछ सिर्फ भावनात्मक नियंत्रण के अभाव के कारण होता है। ये असफलताएं या औसत दर्जे के कार्य निष्पादन दूसरों में रुचि या आवेश ना जमा पाने के वजह से होता है। ये सभी व्यक्ति तेज तो थे, किंतु बातचीत की कला में दक्ष नहीं थे। वे तार्किक रूप से नहीं बल्कि भावुक रूप से असफल हो रहे थे। वे दूसरों से बातचीत करने में अपनी भावनात्मकता को सामने ला देते थे, बिल्कुल उसी मजाकिए दर्पण की तरह जो आप सर्कस में देखते हैं और जो आपको कभी लंबा, कभी छोटा, कभी चौड़ा या पतला दिखलाने में सक्षम होता है। आपकी भावनाएं आपको वास्तविकता से दूर ले जाकर आपके समझने और दूसरों के साथ आपके जुड़ने की क्षमताओं में अवरोध डालती हैं। जीवन में सफल होने वाले व्यक्ति के अंदर स्वयं को पहचानने, आवेगों में नियंत्रण रखने, दृढ़ता, उत्साह, स्वप्रेरित परानुभूति और सामाजिक निपुणता की क्षमता होती है। वे व्यक्ति जो इन गुणों के स्वामी होते हैं, अपने रिश्तों को फलते फूलते देखते हैं। चीज़ों और व्यावसायिक ना कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परखिए। चीज़ों को व्यावसायिक ना कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परखिए। आपका क्या विचार है? आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को किस श्रेणी में रखेंगे? क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में आप हार मान लेते हैं? क्या आप अपना आपा खो बैठते हैं, सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अपनी भड़ास निकालते रहते हैं? या आप उस हंस की तरह होते हैं जो अपनी शालीनता बनाए रखते हुए बहुत पवित्रता के साथ पानी में तैरकर उस पार जाती है, जबकि पानी की सतह के नीचे उसके पैर धीमी गति से बराबर चलते रहते हैं। मैं अक्सर भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मोटी चमड़ी विकसित करने के दृष्टिकोण से देखता हूँ।
यदि अस्वीकृति और ताने मारे जाने से आप असुरक्षित और या हिल जाते हैं, तो यही वह समय है जब आप सख्त हो जाएं और अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करें। चीज़ों को व्यावसायिक ना कि व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए। स्मरण रहे, लोग कोई भी कार्य आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हैं। बिल गेट्स के अनुसार, अगर आप असुखद समाचार को नकारात्मक रूप से नहीं बल्कि परिवर्तन की आवश्यकता के साक्ष्य के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आप हारते नहीं हैं, आप इससे सीखते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि आप जिस ढंग से चीज़ों को देखना चाहते हैं, उनका चुनाव करना आप पर ही निर्भर करता है। आप अपने दिमाग का संचालन एक चालक की तरह स्वयं करते हैं, या फिर आपको करना ही चाहिए। क्यों ना फिर हम नकारे और अस्वीकृत किए जाने को एक महत्वपूर्ण फीडबैक और सुधारने जाने की तरह ले, ना कि अपने आप पर व्यक्तिगत आक्रमण की तरह। क्यों ना प्रतिकूलता को एक कारण माने, ना कि एक बहाना। क्या यह संभव है कि आपके अंदर धधकते गुस्से को रचनात्मक कार्यों में प्रयुक्त करके सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति की जाए? द ट्यूनाइट शो नामक टॉक शो के संचालन जेन लेनो ने ऐसा ही किया। जब वह जॉनी कॉर्सन की जगह टॉक शो में आया था, तो उसे बहुत से आलोचकों का सामना करना पड़ा। उसकी तुलना अनावश्यक रूप से कार्सन से ही की जाने लगी और कई लोगों ने तो यहाँ तक समझ लिया कि अब उनके करियर को ख़त्म होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आश्चर्यजनक रूप से लेनो ने उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता बनाए रखी। वह अपने डेस्क पर असुखद समीक्षाओं की ढेर सारी कर्तनों को देखकर उनसे अभिप्रेरित होता था। अब समीक्षा में लिखा था, ढेर सारे हल्के सतही प्रश्न। दूसरों में था, वह कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। इन कठोर शब्दों से लेनो जरा भी विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वे 1962 में लिखे गए और जैक पॉर अर्थात जॉनी कॉर्सन नामक एक नगण्य व्यक्ति की बदली की तरह इशारा करते थे। लेनो के पास औसत दर्जे से कहीं अधिक की भावनात्मक बुद्धिमत्ता थी और इससे उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ। इसके विपरीत औसत भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे वातावरण में होने वाले हर परिवर्तन से प्रभावित होती है। एक थर्मामीटर की तरह गर्मी पाने पर ऊपर चढ़ जाता है और अगर चारों तरफ शांति है तो ठंडा हो जाता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप अपने पर नियंत्रण रखें। थर्मोस्टेट की तरह अपना अधिकतम तापमान स्वयं तय करें। सबसे अच्छी तुलना करते रहने से बेहतर तो यह होगा कि आप अपनी शख्सियत पर भरोसा रखें, अपना ख्याल रखें, और सबको खुश करने से अच्छा तो यह होगा कि आप स्वयं खुश रहें। अक्सर लोग डर की वजह से अपने विचारों, अनोखे गुणों और असलियत को दबाने की कोशिश करते हैं। वे डरते हैं कि यदि वे दूसरों से अलग हुए तो उनके विचार औरों से भिन्न हुए तो लोग उन्हें स्वीकृत नहीं करेंगे। यह सच हो सकता है, किंतु दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपनी सही क्षमता और महानतम गुणों को कभी पहचान नहीं पाएंगे। हमेशा सहज बने रहिए, चाहे आप बच्चों या फिर सफल व्यवसायियों से बात कर रहे हों, चाहे गरीब या फिर अमीर, मित्र या दुश्मन, किसी से भी बस सहजता बनाए रखिए। जब कभी भी अवसर आए, अपने स्वयं विश्वास और आवेगों के प्रति सच्चे बने रहिए और अपने आप पर भरोसा रखकर जीवन की राह पर चलते रहिए। गेल प्रेसेल एलियट के अनुसार, प्रतिष्ठा और इज्जत का सीधा संबंध आपके भीतर की तत्परताओं, इच्छाओं और स्वीकारने की क्षमता विकसित करने और साथ ही इन गुणों को दूसरों तक पहुंचाने से है। यह आपकी वैयक्तिक शक्ति होगी जो आपको उत्कृष्ट गुणों के साथ दूसरों से अलग रखेगी और आपको शब्दों और क्रियाकलापों के माध्यम से सर्वोत्कृष्ट के सत्य को बाहर चमकाएगी। वित्तीय बुद्धिमत्ता FQ भावनात्मक और संबंधात्मक बुद्धिमत्ता की तरह वित्तीय बुद्धिमत्ता होशियार होने को एक अलग रूप है।
नई अर्थव्यवस्था में वित्तीय परियोजनाओं से वित्तीय योजनाएं नहीं शुरू होती, यह समाप्ति को ध्यान में रखकर शुरू होती है। आपका अंतिम उद्देश्य क्या है? बेन स्टियन के अनुसार आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, यह जानने के लिए सबसे पहला कदम तो यह होगा कि आप निर्णय लें कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं। आप किसी दिशा में किस तरफ जाना चाहते हैं, यह सोचने से पहले थोड़ा समय निकालकर यह तय करें कि आप आखिरकार जाएंगे कहाँ। साधारण सी बात है, किंतु बहुत कम लोग इसका वास्तविकता में प्रयोग करते हैं। भविष्य की कुंजी विकसित करने में सपने ऐसी चीज़ हैं जो आपको बैंक में रखने पड़ेंगे। आपका खाता कैसा है? मुझे मालूम है आप लोग क्या सोच रहे होंगे। अपनी सपनीली बातों से लुभाओ नहीं, ब्रैड। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर असल ज़िंदगी में आ जाओ। मैं मानता हूँ। चलिए यथार्थ में आ जाते हैं। अगले हफ्ते तक आप अपने चारों तरफ के लोगों में से उन्हें खोजिए जिन्होंने 65 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। जब जब आप उन्हें देखें, अपने आप से एक प्रश्न पूछें, जब मैं 65 वर्ष की आयु में रहूँगा तो क्या इसकी तरह से जीवन बिताना पसंद करूँगा? आप भी वह पाएंगे जिन्हें आंकड़ों ने सदियों से घोषित कर रखा है। 95% से अधिक अमेरिकियों की जीवन शैली का स्तर काम ना करते रहने के कारण उनसे कहीं अधिक गिर जाता है जब वे काम करते रहते थे। साधारणतः भाषा में सर्द तथ्य तो यह है कि लोग वित्तीय रूप से मजबूत नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अवसरों की कमी नहीं है। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ सारी जानकारियाँ हमारे उंगलियों पर मिल जाती हैं। समस्या क्या है? शुरुआतियों के लिए चलिए घर से शुरू करते हैं, जहाँ से शिक्षा का आरंभ होता है। औसत अमेरिकन घर में वित्तीय स्वतंत्रता, व्यवसाय का स्वामित्व और सपनों को साकार करने के प्रयासों के बारे में क्या शिक्षा लेता है? हमारे पब्लिक स्कूलों की व्यवस्था के क्या हाल हैं? वे वित्तीय बुद्धिमत्ता और होशियारी से काम करने के बारे में हमें क्या सिखाती है? एक ही उत्तर है, कुछ नहीं। मैं कितना धोखे में था जब मुझे तब समझ में आया जब मैंने अपने मार्गदर्शक से एक वित्तीय मामले में सलाह ली। जब वह मुझे अपनी सलाह दे चुका था तो मैंने कहा, यह सामान्यतः नहीं प्रतीत होता है। ऐसा किसने किया? वह मुस्कुराया और बोला, ब्रैड, अगर तुम वैसा ही करो जैसा अन्य लोग कर रहे हैं तो तुम कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि हर किसी ने इसकी प्रस्तुति नहीं की है। इन टिप्पणियों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और जब मैंने स्वयं के व्यवसाय की शुरुआत की तो मैंने कुछ ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिली। ब्रैड, तुम ऐसा किस लिए कर रहे हो? यह सामान्य नहीं है। अगर तुम वाकई सही हो तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? असल में ऐसी कुछ प्रतिक्रियाओं के लिए मैं आभारी हूँ, क्योंकि एक साधारण पाठ आपको अलग सोचों को समझना शुरू कर दिया। यदि हर व्यक्ति 95% को ऐसा नहीं सोचता है तो ऐसा समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। एनाटोले फ्रांस के अनुसार अगर 1 मिलियन व्यक्ति भी मिलकर कोई मूर्खतापूर्ण बात करते हैं तो भी वह बात मूर्खतापूर्ण ही होती है। दूसरे शब्दों में, बहुसंख्यक के एक तरफ जाने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती। आपके विचार कहाँ हैं? जीवन भर कर्मचारी बने रहने की मानसिकता को ध्यान में रखकर हमें पाला जाता है। हमसे कहा जाता है कि सफल बनने के लिए हमें स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, एक सुरक्षित नौकरी चाहिए जिससे हमें तो सारी सुविधाएं मिले, जो हमें रहने का घर, पेट भरने का भोजन और चलाने के लिए एक अच्छी गाड़ी दे सके। रिच डैड पुअर डैड जैसी चर्चित पुस्तक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार यदि आप उपयुक्त बात में विश्वास रखते हैं तो आप अभी भी सांता क्लॉज और ईस्टर मनी में विश्वास रखते हैं। कियोसाकी एक धनी उद्यमी व्यक्ति हैं और अकेले ऐसे लेखक हैं जो उद्यमी होने के साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों के 3 श्रेष्ठ लेखकों में से एक हैं।
वह वित्तीय ज्ञान की व्यवस्था आसान शब्दों में करने के कारण बहुत चर्चित हुए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के निम्नलिखित चित्रण पर एक नज़र डालिए। अपनी पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कियोसाकी ने आय बढ़ाने के 4 तरीके सुझाए। वह कहते हैं कि जनसंख्या का 95% क्वाड्रेंट के बाईं तरफ के एक कर्मचारी या स्वतः रोजगार के रूप में आय बढ़ाता है, जबकि 5% ही दाईं तरफ अर्थात व्यवसायी के स्वामी या फिर निवेशक के रूप में आय बढ़ाते हैं। क्वाड्रेंट के बाईं तरफ आप धन की प्राप्ति के बदले अपनी समय और दक्षता देते हैं और क्वाड्रेंट का दाहिना हिस्सा व्यवस्था के जरिए आपके धन को बढ़ाता है। यदि आप एक कर्मचारी हैं तो आप धन के बदले अपना समय देने वाली व्यवस्था के लिए कार्य करते हैं। तब क्या होगा जब आप काम करना बंद कर दें? आप धन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और किसका फ़ायदा होता है? उसका या उस कंपनी का जिसके लिए आप काम करते हैं। कंपनी का वे आपको थोक के भाव से किराए पर ले लेते हैं और फिर आपके परिश्रम के खुदरे बाज़ार में बेच देते हैं। आपके थोक का दाम, आपकी कीमत क्या है, यह कौन तय करता है? कंपनी या आपका बॉस यह कार्य कर सकता है? असल प्रश्न तो यह है कि आपको आपकी योग्यता का मूल्य निर्धारण कौन करेगा? आप स्वयं। मेरा मार्गदर्शक इसे यूँ कहता था, हर व्यवसाय में एक सपने के लिए काफ़ी जगह होती है। यदि यह आपका व्यवसाय नहीं है तो यह आपका स्वप्न नहीं है। यदि आप स्वरोजगारी छोटा व्यवसाय करते हैं तो आप ही व्यवस्था हैं। एस क्वाड्रेंट के साथ समस्या यह है कि यदि आप अपनी दक्षता के बदले में कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपकी व्यवस्था आपके पैसों को आप पर नहीं लगा रही है। सैद्धांतिक रूप से एक कर्मचारी की तुलना में आपके पास नियंत्रण तो रहेगा, किंतु आप अभी भी धन के बदले अपने समय को खर्च कर रहे हैं। एक लघु व्यवसाय के स्वामी के रूप में कुछ दिनों की छुट्टी लेने का क्या कहना? भूल जाइए। एस क्वाड्रेंट में आपकी बीमारी या 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए आप आंकड़ों की गिनती करके यह जान जाएंगे कि आप जो भी करते हैं उसे करते रहने से कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। पहली बार कैश फ्लो क्वाड्रेंट को देखने के बाद शिकागो की लॉ फर्म के मालिक मेरे एक मित्र ने कहा, मैंने स्वयं को पूरा एस बना लिया। निष्कर्ष यह है कि आप एक कर्मचारी या स्वयं रोजगारी लघु व्यवसायी के रूप में कितना भी कठिन परिश्रम करें, आपकी आय और स्वतंत्रता प्रतिबंधित हित रहेगी। समय एक सीमित माल है और क्वाड्रेंट के दाईं तरफ रहने वाले लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसा क्या है जिसे दाईं तरफ के क्वाड्रेंट लोग अलग तरह से करते हैं? वे कड़ी होशियारी के साथ अपनी सारी ताकत एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगा देते हैं जो आपके लिए हमेशा उपयुक्त बनी रहती है। हालांकि केवल 5% लोग बी और आई हैं, तथापि इस देश में वही 95% धन बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि सफलता कोई ना कोई चिन्ह जरूर छोड़ जाती है और यह तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्वाड्रेंट का दाहिना हिस्सा धन का 95% कमाता है। व्यवसाय स्वामियों का कठिन परिश्रम उनके लिए उत्तोलन का कार्य करता है, अन्य कुछ नहीं। बिल गेट्स सॉफ्टवेयर बेचकर अमीर नहीं बन पाया, बिल गेट्स व्यवस्था का निर्माण करके अमीर बने। एक ऐसे व्यक्ति में जिसका लालन पालन एक सोच के साथ हुआ है कि वह आगे बढ़कर कर्मचारी बनेगा और उस व्यक्ति में जिसका पालन व्यवसाय के मालिक बनने की सोच को लेकर हुआ है, बहुत अंतर है। उसकी सोच अलग अलग होती है। अधिकांश लोगों को क्वाड्रेंट के दाहिने तरफ जाने में अर्थात कर्मचारी मानसिकता से व्यवसाय के स्वामी की मानसिकता तक जाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक डॉक्टर अपने पेशे में दक्ष होने के कारण लेखाकार के कार्यों की नहीं बल्कि अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यों में निपुणता प्राप्त करेगा, इसी तरह व्यवसाय का स्वामी होने के लिए एक कर्मचारी की नहीं बल्कि दूसरे की कार्यकुशलताओं आपको अवश्य सीखनी चाहिए।
भविष्य की कुंजी का सार यही है। यह पुस्तक आपको एक व्यवसायी के स्वामी की तरह सोच सिखाना चाहती है। यह एक वैश्विक निर्णय है। आप चाहें तो उम्र भर गरीब रहने के लिए काम कर सकते हैं या फिर अपनी मानसिकता और विचारधाराओं को बदलकर अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। चुनाव आपका है। आगे के पृष्ठों में यह बताया गया है कि बाईं और दाईं तरफ के कैश फ्लो क्वाड्रेंट की विचारधारा में अंतर क्या है। आपकी सोच और कार्यप्रणाली कहाँ तक जा सकती है। जब मैंने क्वाड्रेंट को पहली बार देखा तो मुझे याद है कि मैं यह सोचकर चकित था कि मैं एस हूँ या बी। मैंने अपने मार्गदर्शक के से इस बारे में पूछा तो उसने मुझसे 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर उनके साथ समय बिताने का सुझाव दिया। मेरा दिमाग शीघ्र ही 2 हफ्ते की छुट्टी के सुझाव में ही उलझकर रह गया। मैं इतने लंबे दिनों तक अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे ग्राहकों को मेरी ज़रूरत है। मुझे पैसों का नुकसान होगा। मेरे बिलों का भुगतान कौन करेगा? बिल्कुल ठीक, उसने कहा। तुम्हारे कमाने की क्षमता 100% तुम्हारे बाईं तरफ है। 100% तुम्हारे बाईं तरफ है। दाईं तरफ जाने के लिए मुझे एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी तुम्हारे लिए आय जुटाती रहे। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए तुम्हें अपने आप को तुच्छ बनाना होगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बाईं तरफ की सोच, तत्काल अदायगी, तुरंत संतुष्टि, पक्के तरीके, तनाव दूर करने वाले क्रियाकलाप, तुच्छ निवेशों पर पैसा लगाना, मज़ा, आनंद, आसान, स्वयं संतुष्टि, समय का व्यापार करो, व्यवस्था के लिए कार्य करो। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, दाएं तरह की सोच, सही अदायगी, देर से संतुष्टि, परिणामोत्मक सुविचारित जोखिम, लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित कार्रवाइयाँ, आय बढ़ाने वाले निवेशों पर पैसा लगाना, कठिन, आवश्यक और महत्वपूर्ण, स्व अनुशासन, समय को उत्तोलन शक्ति बनाओ, व्यवस्था को अपने लिए कार्य करने दो। मैं किसी भी कार्य में अपना 100% लगाने के बजाय यह चाहूँगा कि उसी कार्य को 100 आदमी अपना 1% देकर पूरा करें। जे पॉल ग्रेटी। संबंधात्मक बुद्धिमत्ता, उन थोड़े से व्यक्तियों को छोड़कर जो अपने आप को एक अंधेरे घेरे में बंद कर लेते हैं। क्या आप यह नहीं मानते हैं कि हम सब किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं? संबंधात्मक बुद्धिमत्ता हमारी वह क्षमता है जो हमें दूसरों की चतुराई, गर्मी और विश्वसनीयता से जोड़े रहती है। संबंधात्मक रूप से हम दूसरों के साथ मित्रता और सामाजिकता का आनंद उठाते हैं और औसत से अधिक संबंधात्मक बुद्धिमत्ता आरक्यू वाले व्यक्ति ऐसे संबंधों को समझने और पनपने देने को काफ़ी महत्व देते हैं और किसी भी चीज़ से अधिक अपनी संबंधात्मक बुद्धिमत्ता आपकी समग्र खुशियों और जीवन की परिपूर्णता को निर्धारित करती है। आपकी संबंधात्मक बुद्धिमत्ता कैसी है? क्या आप अपने आसपास वाले व्यक्तियों पर ध्यान दे पाते हैं? क्या आप अपने कर्मचारियों या राशन की दुकान और रेस्टोरेंट, कैफ़े में मिलने वाले लोगों से मुस्कुरा कर मिलते हैं? आप जिन व्यक्तियों से भी बात करते हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें सुना, समझा और इज्जत तथा महत्व दिया? मैं इंजीनियर्स कोर्स में मिस गोंजाल्वेज द्वारा सिखाए गए पाठ को हमेशा याद रखूँगा। हफ्तों तक स्टील और कंक्रीट की ताकतों के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने हमारी पहली परीक्षा ली। मैं प्रश्नों को देखते ही यह समझ गया ताकि एक अच्छा विद्यार्थी होने के कारण मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। मुझे तब तक लगा ही या कि मैं ऐसा कर लूँगा जब तक मैं अंतिम प्रश्न तक नहीं पहुंच गया। आपकी बिल्डिंग की सफाई वाले कर्मचारी का पहला नाम क्या है? यह क्या मजाक है? मैंने सफाई कर्मचारियों को कई बार देखा था। उनका चेहरा भी मेरी आंखों के सामने था।
वह छोटा, गहरे काले रंग का 50 वर्षीय व्यक्ति था, लेकिन कैसे और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं उसका नाम जानूं। मैंने अंतिम प्रश्न बिना अपनी उत्तर कॉपी सौंप दी और कक्षा छूटने के थोड़ा पहले एक विद्यार्थी ने वही पूछा जो हम सब पूछना चाहते थे, क्या हमें ग्रेड में अंतिम प्रश्न का अंक भी जुड़ेगा? बिल्कुल, प्रोफेसर ने समझाया। आप सबको अपने करियर में अनेक लोगों से मिलना होगा। सभी महत्वपूर्ण होंगे। वे सभी आपके ध्यान और देखभाल के हकदार होंगे, चाहे वह सिर्फ आपकी मुस्कुराहट हो या हेलो करने तक ही सीमित क्यों ना हो। मैं इस पाठ को कभी नहीं भूल सकूंगा। मैंने उनका नाम भी मालूम कर लिया, लैरी। इस बुद्धिमान प्रोफेसर को यह अच्छी तरह मालूम था जैसे जैसे उनके विद्यार्थी अपने जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी संबंधात्मक दक्षता उन्हें सफल बनाएगी। ऐसे लोग जो संबंधात्मक रिश्तों में अपने आप को डुबो देते हैं, ऐसे लोग जो एक साथ हंसने व रोने, एक साथ सीखने, जीतने या हारने, नाचने और आगे बढ़ने और जीने तथा मरने वाले लोगों के साथ प्रगाढ़ मित्रता रखते हैं, वे वही व्यक्ति हैं जो शानदार जीवन बिताते हैं। जॉन ऑटरबर्ग के अनुसार। तो हम अपने संबंधों को वह ध्यान व देखभाल कैसे दें जिनके वे हकदार हैं। अपने जीवन में संबंधों को प्राथमिकता देने की शुरुआत करें। संबंधात्मक बुद्धिमत्ता के विभाग में महत्वपूर्ण होने के लिए हमें दूसरों के साथ रिश्ते बनाने की शुरुआत करनी पड़ेगी, ना कि इस बात की प्रतीक्षा की पहल दूसरों की तरफ से हो। यह कठिन होगा। मैं अक्सर अपने आप को सोचता पाता था कि यदि ये व्यवसाय उनके लिए महत्वपूर्ण है तो वे मुझसे ज़रूर मिलेंगे। यदि मेरा उत्पाद उनके लिए ज़रूरी होगा तो वे मुझे बुलाएंगे। दूसरों के साथ सफलताओं से जुड़ने के लिए आप इस भावनात्मक से बाहर आकर स्वयं शुरुआत करें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण संबंधों को पहचानने और जो उनके लिए उपयुक्त हो उनके साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की शुरुआत करें। उन्हें बुलाएं और देखें कि वे कैसे हैं, और सिर्फ आपको बुलाने का कारण सिर्फ उनके हालचाल के बारे में जानना होना चाहिए और कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ यह बताने के लिए कार्ड भेजें कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं। इन छोटी और तुच्छ बातों का कितना गहरा असर हो सकता है, यह आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आपके रिश्तों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी यदि आप हमेशा दूसरों से जुड़ते रहेंगे और उन्हें बताते रहेंगे कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। आप व्यावसायिक संबंधों, दोस्ती, विवाह या बच्चे पालने को तुरंत माइक्रोवेव जैसा नहीं समझ सकते। विश्वास रखने, सुनने, समस्याओं को हल करने और दूसरों को प्यार करने जैसी बातों में समय लगता है। इन्हें शीघ्रता से शुरू या निपटाया नहीं जा सकता। संबंधात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाने का एक और तरीका यह है कि आप अपना ध्यान अपने पर से हटाकर दूसरों में लगाएं। बजाय यह सोचने के कि आप क्या चाहते हैं, आप यह पता लगाएं कि दूसरे क्या चाहते हैं। बजाय यह सोचने के कि आप क्या पाना चाहते हैं, यह सोचें कि दूसरे जो चाहते हैं उसे पाने में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। यह मान लें कि लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि आपके बारे में। इसलिए अगर आप यह चाहते हैं कि दूसरे आप में रुचि लें तो आप उनमें रुचि लीजिए। ज़रा सोचिए, आप किसके साथ व्यवसाय करना पसंद करेंगे? ऐसा कोई जो आप और आपकी आवश्यकताओं के बारे में बात करना चाहता है, या वह व्यक्ति जो नाटकीय रूप से बात करके आपसे अपना काम निकलवाना चाहता है? प्रश्न का जवाब अत्यंत स्पष्ट है। जिग जिगलर के अनुसार आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर आप दूसरों को वे क्या चाहते हैं यह पाने में मदद करें तो। जैसे जैसे हम दूसरों के जीवन को सफल बनाने में उनकी मदद करते हैं, वैसे ही हम अत्यंत महत्वपूर्ण संपदा अपने लिए निर्मित करते हैं, स्थायी संबंधों का नेटवर्क। और यह नेटवर्क जितना ही बड़ा होगा उतना ही अधिक मदद
विचार, सूचनाएं, परामर्श, संदर्भ, स्रोत और स्थायित्व आप प्राप्त करेंगे। हर संबंध आप जितना दे उतना ही देने वाला नहीं हो सकता। मालूम है कि आप जितना खर्च एक संबंध में करेंगे उतना आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी देते हैं वह कभी ना कभी आपको वापस ज़रूर मिलता है। वैसे ही जैसे जो जाता है वह सभी वापस भी आता है। आप दूसरों के जीवन में जितना भी निवेश करेंगे उतना अपना नेटवर्क और सफल होने की योग्यता को बढ़ाएंगे। संबंधों में तारतम्यता बनाए रखना आपके जीवन यात्रा का एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण पहलू होगा। सच्चाई तो यह है कि संबंधों को जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को जोड़कर रखना बहुत कठिन कार्य है। यह बिल्कुल बिल्लियों को एकजुट रखने जैसा है, आसान नहीं है। हर कोई अच्छी बुरी आदतें व व्यवहार रखता है, विचारधारा अलग होती है। इसलिए यदि आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो समझिए आप विचित्र, टूटे और सनकी लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। इसका सामना करें, क्योंकि ऐसे ही लोगों की बहुतायत है। संबंध बहुत कठिन और उम्मीद रखने वाले होते हैं। इसमें निवेश करना अत्यंत महान और पुरस्कृत किए जाने योग्य कार्य होता है। यदि आपकी यात्रा मेरी तरफ से है तो आपको इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह जानकर होगी कि आप दूसरों के लिए जीवन में अंतर ला पाएंगे। भुना हुआ बैगन। हार्वर्ड के एक सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा संबंधों पर 9 वर्ष तक शोध की गई। यह शोध ओल्मेडा काउंटी, कैलिफोर्निया में की गई और इसमें 7,000 लोगों द्वारा पढ़ा गया। परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला था। यह पाया गया कि एक विवेकी रूप से एक दूसरे से जुड़े व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं, जबकि अलग थलग रहने वाले व्यक्तियों की जल्दी मृत्यु की प्राप्ति की संभावना 3 गुनी अधिक होती है। अध्ययन से यह भी मालूम चलता है कि खराब आदतें जैसे धूम्रपान, खाने में गड़बड़ी, मोटापा और मद्यपान रखने वाले व्यक्तियों के संबंध अगर दूसरों से अच्छे हैं तो वे उन व्यक्तियों के मुकाबले ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं जिनकी आदतें तो अच्छी हैं किंतु वे अकेलेपन के शिकार हैं। दूसरे शब्दों में, दोस्तों के साथ बैठकर भुना हुआ बैगन खाना बेहतर है बजाय इसके कि आप अकेले पालक सलाद खाएं। मानवीय अनुभव संबंधात्मक जुड़ाव के लिए बने हैं। मानवीय अनुभव संबंधात्मक जुड़ाव के लिए बने हैं। हम सब प्यार करने और प्यार पाने, जानने व जाने, सेवा करने व सेवा पाने तथा उत्साह मनाने व उत्सव मनवाए जाने के लिए बने होते हैं। आप चाहें कितनी भी प्राप्तियां कर लें, कितनी भी वस्तुएं इकट्ठा कर लें या सफलताएं भी कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, आप इसके बिना जीवन की परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो अपने मृत्युशैया पर खड़ा हो, आप यह पूछकर देखें कि उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। मैं यह गारंटी देता हूँ कि वे ट्रॉफियों, कैरियर पोजीशन या संपत्तियों के बारे में बात नहीं करेंगे। वे उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनसे उन्होंने प्यार किया है या फिर जिन्होंने उनसे प्यार किया है। शायद संबंधात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग यह जानते हैं कि जीवन अल्प है। वे यह जानते हैं कि एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाएगा। शायद कैंसर या हृदय बंद हो जाएगी। शायद यह एक कार जैसी हो जाएगी जो स्टॉप साइन पर रुक ना सकी, या फिर एक मानव शरीर जो अपना समय जी चुका है। लेकिन एक चीज़ निश्चित है, यदि आपको रिश्तों को बनाए रखने की कला मालूम है तो आप कितनी भी गड़बड़ी करें, आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो या व्यवसाय में कितना भी नुकसान क्यों ना हो, आप जीत चुके हैं। दूसरी तरफ यदि आपको रिश्तों को विकसित करना नहीं आता तो आपके नाम के बाद कितना भी बड़ा टाइटल या आपका ऑफिस या घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप हार चुके हैं। मुझ पर अभी तक विश्वास नहीं आया। विश्व युद्ध 2 के
उस दुर्भाग्यपूर्ण समय से जरा उस बहादुर सिपाहियों की तरह देखिए। नॉर्मांडी के उस समुद्री तट पर ज़िंदगी की अंतिम घड़ियाँ गिनते हुए उन्होंने अपनी बंद मुट्ठियों में कसकर क्या भींच रखा था। उस अंतिम समय में वह क्या था जिसे वे अंतिम बार देखना चाहते थे। हर सिपाही के हाथ में उनके परिवार की फ़ोटो या उनके परिजनों द्वारा भेजी गई चिट्ठी थी। आज अपने रिश्तों में आप कहाँ तक पहुँचते हैं? अतीत में आपके रिश्ते कैसे हैं? ऐसे रिश्तों को पनपने के मार्ग में बाधक ना बनने दें। मैं इस कहानी को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे एक बच्ची की रिश्तों को बनाने के लिए किए गए त्याग की याद दिलाती है। कई वर्षों पहले जब मैं अस्पताल में एक स्वयंसेवी की तरह कार्य कर रहा था, तो मुझे एक छोटी बच्ची जॉनेसा के बारे में जानकारी थी, जो बहुत दुर्लभ गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। उसके बचने की संभावना तभी थी जब उसे उसके 5 वर्षीय भाई से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया जाए। उसका भाई इसी बीमारी से ग्रसित था, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से वह इस बीमारी से छुटकारा पा चुका था और उसके शरीर में बीमारी निरोधक क्षमता उत्पन्न हो चुकी थी, जो इस बीमारी से लड़ने में मदद कर सकती थी। इस स्थिति को जानकर डॉक्टर ने छोटे भाई को दी और पूछा कि क्या वह अपने बहन को अपना खून दे सकता है। मैंने उसे केवल 1 मिनट के लिए हिचकिचाते देखा और फिर गंभीर सांस लेते हुए बोला, हाँ, इससे अगर उसका जीवन बच सकता है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। अब ट्रांसफ्यूज़न चल रहा था तो वह अपने बगल के बिस्तर में लेटी अपनी बहन के गालों को लौटते हुए रंग को देखकर मुस्कुराया। बाद में उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी मुस्कुराहट बंद पड़ गई। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और काँपती हुई आवाज़ से पूछा, क्या मैं अभी इसी वक्त से मरना शुरू कर दूँगा? छोटा होने की वजह से वह डॉक्टर की बात गलत समझ बैठा था। उसे लगा कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसे अपना शरीर का सारा खून अपनी बहन को देना था। जॉन मैक्सवेल के अनुसार लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि आप उन्हें कितना जानते हैं, जब तक कि उन्हें यह मालूम नहीं पड़ता कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं।